जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जो दृष्टि आईएएस का क्विक बुक आता है उसका हम लोग हिस्ट्री इस वीडियो से कवर करेंगे लोग, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे लोग। और यह हम लोग का प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास से शुरुआत होगा और इसका चैप्टर वाइज यानी कि पहला चैप्टर का एक वीडियो होगा सेपरेट और दूसरा चैप्टर का एक सेपरेट वीडियो होगा। हम लोग मैराथन वीडियो या मास्टर वीडियो नहीं बनाएंगे लोग, क्योंकि उससे वीडियो तो बन जाता है बट उससे रिवीजन नहीं हो पाता है, क्योंकि साइंटिफिकली कोई भी 1 घंटा से ज़्यादा फोकस के साथ नहीं पढ़ सकता है। वो वीडियो देखेगा बट फोकस नहीं बना रहता है, जिस वजह से हम मैराथन वीडियो या मास्टर वीडियो नहीं बनाते हैं। तो इसमें हम लोग का सबसे पहला लेसन है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास अतीत में किए गए मानव प्रयास की अनुक्रमिक कथा है। यह कैसी कथा है? तो अनुक्रमिक कथा है। इतिहास के आवश्यक अंग है। इतिहास के आवश्यक अंग देखते हैं लोग, तो अतीत, सब युग, मानव प्रयास और घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार। वर्तमान जो अभी जीवित है इतिहास का विषय नहीं है, यानी कि वर्तमान में जो अभी जीवित है वह इतिहास का विषय नहीं है, यद्यपि वह शीघ्र अतीत होकर उसका अंग हो जाएगा। घटना जो संपन्न हो चुकी, चाहे अभी चाहे शहर से शताब्दियों पूर्व, इतिहास का अंग हो जाती है। इतिहास विगत घटनाओं का चिंतन करता है। जब हम ऐतिहासिक क्रम में घटनाओं का वर्णन करते हैं तब उन्हें काल प्रसार में वितरित करते हैं, और जब भौगोलिक के क्रम से इनका उल्लेख करते हैं तब उन्हें स्थानानुसार रखते हैं। इतिहास और भूगोल दोनों कारण और परिणाम के साथ घटनाओं की तिथि और स्थान को व्यवस्था प्रदान करते हैं। अतः निरंतरता व परिवर्तनीयता का समसामयिक विश्लेषण ही इतिहास है। इतिहास क्या है? निरंतरता और परिवर्तनीयता का समसामयिक विश्लेषण ही इतिहास है। इतिहास हमारी और हमारे समाज की दशा व दिशा का निर्धारण करता है। इतिहास हमारी और हमारे समाज की दशा व दिशा का क्या करता है? तो निर्धारण करता है और भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है। प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वह अपने निर्माण की अवस्था में था। विशाल पर्वतमालाओं और नदियों की भूमिका प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। वर्तमान मानव का स्वरूप क्रमिक विकास का परिणाम है। वर्तमान मानव का स्वरूप कैसा है? तो क्रमिक विकास का परिणाम है। इतिहासकारों ने अध्ययन हेतु सरलता की दृष्टि से इतिहास को कई भागों में वर्गीकृत किया है। प्राचीन भारत उसी वर्गीकरण का एक भाग है। ऐतिहासिक कालक्रमों का अध्ययन हम ऐतिहासिक सामग्री स्रोतों के आधार पर करते हैं। चूँकि इतिहास उन बातों का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में हुई हो, इसलिए मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करने को ही इतिहास कहते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए कई रूपों में सुरक्षित हैं, जिन्हें हम इतिहास की सामग्री स्रोत कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत क्या क्या है उसको देखते हैं लोग। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक और विविध प्रकार के हैं। हमारे इतिहास के स्रोतों के क्षेत्र में किसी नदी के तट पर एक निर्जन टीले को खोदकर निकाले गए प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य द्वारा पत्थर को काटकर बनाए गए गणासों से लेकर भव्य इमारतों के भग्नावशेषों और राजकवि बाण के हर्षचरित पुस्तक का नाम है, और जो राजकवि और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाण है। हर्षचरित तक सभी प्रकार की चीज़ें शामिल हैं। अपने अध्ययन की सुविधा के उद्देश्य से हम इन्हें मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो पुरातत्व और दूसरी साहित्यिक संबंधी सामग्री। इन दोनों श्रेणियों को आगे फिर से छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्रोत में टॉपिक है अभिलेख। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्र पत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगच से प्राप्त अभिलेख हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगच से प्राप्त अभिलेख हैं। इन पर वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में भी मदद मिलती है।
भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? तो अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। डी आर भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में मिले हैं। अशोक के अभिलेख के किन किन लिपियों में मिले हैं? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर एवं उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है तथा अन्य अभिलेखों में उसे देवनाम पिये या पियदसी, देवों का प्यारा कहा गया है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? वो भी ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? तो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब? तो 1837 ईस्वी में। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियाँ मिलने लगी, जिनमें दरबारी कवियों अथवा लेखकों द्वारा अपनी आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। इन अभिलेखों से संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इनमें प्रमुख हैं, अब कुछ अभिलेख हैं और उसके शासक और उसके बारे में विषय है, उसको देखते हैं लोग। तो सबसे पहला है हाथी गुफा अभिलेख। यह किस शासक का है? तो खारवेल। इसका विषय क्या है? तो खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण इससे प्राप्त होता है, हाथी गुफा अभिलेख से। उसके बाद है जूनागढ़ अभिलेख। इसे गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। और यह किस शासक का है? तो रुद्रदामन का है। इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। उसके बाद है नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री। इसके रचनाकार कौन है? गौतमी बलश्री रचनाकार है। सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण इससे प्राप्त होता है, गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित है। और यह किससे संबंधित है? नासिक का अभिलेख तो गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित है। उसके बाद है प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त। इसके विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त के विजय एवं नीतियों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। उसके बाद है एहोल अभिलेख किस शासक का है? तो पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण इससे प्राप्त होता है, एहोल अभिलेख से। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है। इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। मंदसौर अभिलेख, उसके बाद है मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोधर्मन का है। सैनिक उपलब्धियों का वर्णन इसमें प्राप्त होता है मंदसौर अभिलेख से। उसके बाद है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे देखते हैं लोग। इसे 2 भागों में हम लोग देख सकते हैं लोग। पहला पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख आते हैं स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, मोहर, जिसमें से हम लोग अभिलेख अभी इसका यानी कि रिवीजन कर चुके हैं लोग और रीडिंग कर चुके हैं लोग। उसके बाद है साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भारतीय साहित्य और दूसरा विदेशी साहित्य, यानी कि विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण में देखते हैं लोग। तो यूनान एवं रोम के लेखक में मेगास्थनीज, टॉलमी, हेरोडोटस, नियार्कस और अरिस्टोबुलस आदि आते हैं। चीनी लेखक में फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि आते हैं। अरबी लेखक अल सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता, ये सब क्या कहाँ के लेखक थे? तो अरबी लेखक थे। उसके बाद भारतीय साहित्य को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और संगम साहित्य। धार्मिक के साहित्य का भी 3 खंड किया गया है। पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य, तीसरा जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य में सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित्र, दिव्यावदान आदि ये सब क्या हैं? तो बुद्ध साहित्य हैं। जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये सब जैन साहित्य हैं। लौकिक साहित्य में देखते हैं लोग। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कलहन की राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, ये सब कालिदास की रचना है। बाणभट्ट का हर्षचरित्र, कादंबरी, ये भी बाणभट्ट की रचना है। ये सब क्या है? लौकिक साहित्य है। उसके बाद संगम साहित्य में देखते हैं लोग। तिरुकुरल, शिलप्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, ये सब संगम साहित्य हैं।
उसके बाद है ब्राह्मण। ब्राह्मण ने साहित्य का वर्गीकरण देखते हैं लोग, जिसमें वेद आते हैं जो 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशिकी, गोपद, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ऐतरेय, ये सभी आरण्यक है। उपनिषद, छंदोग्योपनिषद, कठोपनिषद या कठनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद आदि, ये सब उपनिषद हैं। उसके बाद है वेदांग। शिक्षा, वेदांग 6 प्रकार, वेदांग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद आदि, इसको भी आगे हम लोग रीड करेंगे लोग। उसके बाद है उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ये सब उपवेद हैं। षष्ठ दर्शन देखते हैं लोग, सांख्य, योग, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। महाकाव्य कितने हैं? महाकाव्य 2 हैं, रामायण और महाभारत। पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, कण्व पुराण आदि, ये सब पुराण हैं। उसके बाद है स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सब स्मृति के प्रकार हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक शुरू होता है स्मारक और भवन। स्मारक और भवन। स्मारक और भवनों से जनता की आध्यात्मिकता तथा धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से 5500 वर्ष पुरानी सिंधु सभ्यता का पता चला। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता कितनी हजार साल पुरानी है? तो 8000 साल लगभग पुरानी है। अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग प्रारंभ हो गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले लोहे का प्रयोग के कहाँ देखा गया था? तो अतरंजी खेड़ा में। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनके अवशेष बिखरे रूप में पूरे देश में हैं। महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में स्थित है। भीतरगांव का मंदिर जो कानपुर में है। अजंता की गुफाएं के चित्र, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली तथा मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली तथा दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। दक्षिण भारत में तंजौर राज्य राजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली तथा उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। कंदरिया महादेव का मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो नागर शैली का उदाहरण है। और ये कहाँ का? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। उसके बाद है तंजौर का राज्य राजेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो द्रविड़ शैली का उदाहरण है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा के बोरोबुदुर स्तूप, महायान बौद्ध स्तूप तथा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। उसके बाद अगला टॉपिक है सिक्के देखते हैं लोग। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है। साधारणतया 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त होता है। कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथियाँ भी खुदी हैं, जो कालक्रम निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के कब के हैं? तो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। आहत मुद्रा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। पंचमार्क या आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने हैं, जो मुख्यतः सीसा, चांदी, तांबा एवं सोने के हैं। सातवाहनों ने सीसे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। उसके बाद है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम में सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो यवन शासकों ने किया था।
समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अब ये नोट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। उसके बाद है अगला टॉपिक हम लोग का मूर्तियाँ। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण किस काल से प्रारंभ होता है? तो कुषाण काल से। गांधार कला की मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। मथुरा जो कला शैली है वह पूर्णतः क्या है? स्वदेशी है। भरूच, बोधगया, सांची तथा अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती है। उसके बाद है चित्रकला के बारे में देखते हैं लोग। अजंता के चित्रों में मनोभाव की सुंदर झलक मिलती है। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। उसके बाद है मोहरे। अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। मोहरों से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों के बने धार्मिक प्रतीकों से उनकी धार्मिक स्थितियों का ज्ञान होता है। अब यहाँ से हम लोग का साहित्यिक स्रोत प्रारंभ होता है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। साहित्यिक स्रोत में हम इसका अध्ययन करते हैं तो धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्रह्मोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि स्मृति ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्रह्मोत्तर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। इनका अलग अलग विवरण निम्न प्रकार से हैं। तो हम लोग सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य को देखते हैं लोग। तो इसमें ब्राह्मण साहित्य में पहला टॉपिक रहेगा वेद। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, इसमें सबसे पहला वेद देखते हैं लोग। ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक यह सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसको यानी कि ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। यह एक ऐसा वेद है जिसमें ज़्यादातर क्या है? मंत्र या श्लोक दिए गए हैं। ऋग्वेद में कुल मंडल 10 हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। इसलिए ऊपर लाइन में कहा गया है कि यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं से बंध है। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। नौवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वां मंडल चातुर्य वर्णय समाज की संकल्पना का आधार है। 10वां मंडल चतुरायन समाज की संकल्पना का आधार है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय एवं कौशितकी अथवा संखायन। नोट देखते हैं लोग ऋग्वेद के बारे में। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानक धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है।
उसके बाद है यजुर्वेद। इसमें योगों के नियमों या विधानों का संकल्प मिलता है। यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद पद एवं गद दोनों में है। यजुर्वेद पद एवं गद दोनों में है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है। जो शुक्ल यजुर्वेद है वह केवल पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधर्यु कहलाता है। क्या कहलाता है? अधर्यु कहलाता है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौष्ठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेता सौत्रोपनिषद तथा मैत्राणी उपनिषद है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय कौन सा उपनिषद है? तो ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। उसके बाद है सोम। साम का अर्थ गान होता है। साम का अर्थ क्या होता है? गान होता है। इसमें मुख्यतः योगों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी कि सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। 7 स्वर सा रे ग म प ध नी, यानी कि जो सारेगामा है की उत्पत्ति इसी से हुई है, इसी सामवेद से हुई है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद में कुल कितने ऋचाएँ हैं? तो 1875। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छंदोग्य उपनिषद तथा जैमिनीय उपनिषद हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ 25 ब्राह्मण और 26 ब्राह्मण है। उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद को देखते हैं लोग। इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई, इसलिए इसे अथर्वागीरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? अथर्वागीरस वेद भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त हैं तथा 20 अध्याय तथा लगभग 6000 मंत्र हैं। इसमें 6000 मंत्र, 20 अध्याय और 731 सूक्त है इसमें अथर्ववेद में। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। यानी कि ये सब किसके बारे में चर्चा की जा रही है? तो अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन है? तो मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडव्योपनिषद है। मुंडकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है किससे? उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट, इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। उसके बाद है ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए किसमें लिखे गए हैं? गद में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, जो निम्न तालिका में क्रमशः निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं लोग, तो ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद के 25 और 26 ब्राह्मण और अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण। उसके बाद है वेदांग तथा सूत्रे। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। कितने वेदांगों की रचना की गई? 6 वेदांगों की रचना की गई। शिक्षा, इसमें किस विषय पे चर्चा की गई? तो शिक्षा जो है, शिक्षा का जो वेदांग है उस पर उच्चारण विधि, यानी कि इसे पुस्तक में उच्चारण विधि की वर्णन किया गया है। ज्योतिष भाग्यफल से संबंधित है। कल्प कर्मकांड से संबंधित है। व्याकरण शब्द व्युत्पत्ति से संबंधित है। निरुक्त भाषा विज्ञान से संबंधित है। छंद चतुष्पदी श्लोक से संबंधित है। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा अज्ञादि करने में सहायक थे। इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। स्रोत सूत्र
गृहसूत्रे, श्रौत्य सूत्रे, गृहसूत्रे तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हम यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधियों व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद है महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें रामायण और महाभारत प्रमुखतः शामिल है। रामायण हमारा आदि काव्य है। रामायण हमारा किस प्रकार का काव्य है? तो आदि काव्य है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। रामायण में किसका वर्णन मिलता है? हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास ने की थी। इससे प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा का पता चलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें वर्णित कथाओं की कल्पना का समावेश अधिक होता है। उसके बाद है पुराण। पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। पुराणों के रचयिता, एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है पुराणों का रचयिता। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए तो पुराण ही एकमात्र स्रोत है। उसके बाद है ब्रह्मोत्तर साहित्य, जिसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं बौद्ध साहित्य। भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। जो त्रिपिटक ग्रंथ है, त्रिपिटक, वह उसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। त्रिपिटक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। सूत पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। वहीं अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। दीपवंश तथा महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्ह के रचनाकार कौन है? तो नागसेन। पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें हिंद यवन शासक मीनांडर के विषय में सूचनाएं मिलती है। बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तर, दिव्यावदान आदि हैं। ललित विस्तर में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक के वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दिव्यावदान द्वारा अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में सूचना मिलती है। नेतिपकरण और अवदान शतक एक बौद्ध ग्रंथ है। नेतिपकरण और अवदान शतक यह क्या है? तो एक के बौद्ध ग्रंथ है। उसके बाद जैन साहित्य को देखते हैं लोग। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट परमन, भद्रबाहु चरित्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण, त्रिषष्टि लक्षण, महापुराण आदि प्रमुख है। ये सब क्या है? जैन साहित्य। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है।
जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने। उसके बाद अगला टॉपिक है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जो अर्थशास्त्री लोग समझ लेते हैं कि इकोनॉमी की इसमें बात कही गई होगी, बट इसमें शासन व्यवस्था पे चर्चा की गई है। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी भी विशेष उल्लेखनीय है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन दिया गया है। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास कृत मालविका अग्निमित्रम आदि उल्लेखनीय हैं। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष कृत बुद्धचरित किनकी पुस्तक है? तो अश्वघोष की। बाणभट्ट का हर्षचरित, वाकपति का गौडवहो, विल्हन का विक्रमांक देवचरित्र, विल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? विक्रमांक देवचरित्र। संध्याकर नंदी कृत रामचरित्र, हेमचंद्र की पुस्तक का नाम क्या है? कुमारपाल चरित्र। जैनाक कृत पृथ्वीराज विजय किसकी पुस्तक है? जैनाक की आदि महत्वपूर्ण है। प्रमुख के साहित्यिक रचनाओं को देखते हैं लोग। रचना एक तरफ दिया गया है, उसके बाद उसके रचनाकार कौन है और विशेष तथ्य दिया गया है उसके बारे में। इसमें देखते हैं लोग, सबसे पहला है अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? पाणिनि है। और यह व्याकरण ग्रंथ है। यह कौन सा ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी। मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाखदत्त है। मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है इस पुस्तक से। महाभाष्य क्या है? तो अष्टाध्यायी पर टीका है। और पतंजलि, इसके रचनाकार कौन है महाभाष्य की? तो पतंजलि है। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है महाभाष्य से। कथा सरित सागर सोमदेव की पुस्तक है। मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। बृहत कथा मंजरी किनकी रचना है? तो क्षेमेंद्र की रचना है। मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र विषय इसका क्या है? राजनीति। और इसके रचनाकार कौन है? कौटिल्य। मौर्य काल के बारे में प्रकाश से पढ़ता है। नीतिसार के रचनाकार कौन है? कामंदक के गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना है। शुंग वंश के बारे में जानकारी से प्राप्त होती है मालविका अग्निमित्रम से। मृक्षकटिकम शूद्रक की रचना है। गुप्तकालीन समाज का वर्णन इससे प्राप्त होता है। हर्षचरित बाणभट्ट की पुस्तक है। हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन इससे प्राप्त होता है। उसके बाद है रामचरित संध्याकर नंदी की रचना है। किसकी रचना है? संध्याकर नंदी की रचना है। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा के बारे में इसे जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की रचना है। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन इससे प्राप्त होता है। राजतरंगिणी कलहन की रचना है। राजतरंगिणी किनकी रचना है? कलहन की रचना है। कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त होती है राजतरंगिणी से। विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रियों का विवरण। अब विदेशी यात्रियों का विवरण देखते हैं लोग। तो सबसे पहले हम लोग यूनान एवं रोम के लेखक को देखेंगे लोग। उसके बाद चीन यात्रियों के विवरण का रीड करेंगे लोग। उसके बाद अरब यात्रियों के विवरण के बारे में देखेंगे लोग। उसके बाद अगला टॉपिक है यूनान एवं रोम के लेखक। यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस तथा हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध है। हेरोडोटस का नाम प्रसिद्ध है। टेसियस के बारे में देखते हैं लोग। ईरान का राजवैद्य था। यह कहाँ का राजवैद्य था? ईरान का राजवैद्य था। टेसियस के वर्णन में अधिकांशतः कल्पित कहानियाँ जो पूर्णतः अविश्वसनीय हैं, यही सब के बारे में वर्णन मिलता है।
उसके बाद है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने 5वीं सदी ईसा पूर्व हिस्टोरिका की रचना की थी, यानी कि हेरोडोटस की रचना का नाम क्या है? तो हिस्टोरिका है। इसमें भारत और फारस, इसमें यानी कि हिस्टोरिका पुस्तक में भारत से फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन हैं? तो नियार्कस हैं, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस हैं। यानी कि ये जो लेखक हैं तीनों, ये किसके साथ आए थे? तो सिकंदर के साथ आए थे। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में तीन राजदूतों मेगास्थनीज, डाइमेकस तथा डायनोसियस के नाम उल्लेखनीय हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। उसके बाद है डायमेकस या सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायमेकस किसके राज दरबार में आया था? तो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। उसके बाद है डायनोसियस के बारे में देखते हैं लोग। यह मिस्र नरेश टॉलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार अन्य स्रोतों में यानी कि अशोक भी पढ़ने को मिलता है। यानी कि अन्य स्रोतों में देखा जाता है तो अशोक के काल में आया था, या अशोक के राज दरबार में आया था, या बिंदुसार के राज दरबार में आया था। उसके बाद है प्लिनी। इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। टॉलेमी की पुस्तक जियोग्राफी है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? जियोग्राफी है। और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे भारत के भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं लोग, चीनी यात्रियों के विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। इनमें प्रमुख थे। तो देखते हैं लोग, सबसे पहला फाहियान आता है। यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। उसके बाद है ह्वेनसांग। यह 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसकी रचना सी यूकी है। ह्वेनसांग की रचना का नाम क्या है? सी यूकी। उसके बाद इत्सिंग। यह भी 7वीं सदी के अंत में भारत में आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। चीनी यात्री सुंगियुन ने भारत की यात्रा 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी के बीच की थी। उसके बाद है अरब यात्रियों का विवरण। अरब व्यापारियों तथा लेखकों जिन्होंने भारत की यात्रा की के विवरणों से हमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इन लेखकों में अलबरूनी और इब्न बतूता का नाम सर्वप्रथम है। अरब यात्रियों में सबसे पहला है अलबरूनी। यह 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति तहकीके हिंद एवं किताबुल हिंद। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तहकीके हिंद और किताबुल हिंद, भारत की खोज। इसे भारत की खोज के भी नाम से जाना जाता है। किताबुल हिंद को आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में एडवर्ड सांची ने अरबी भाषा से तहकीके हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। यानी कि तहकीके हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो एडवर्ड सांची ने। और कब किया था? तो 1888 ईस्वी में। अरबी लेखकों में अलबरूनी के अतिरिक्त अल बिलादुरी, सुलेमान हसन निजाम, फरिश्ता, निजामुद्दीन और इब्न बतूता आदि भी प्रमुख हैं।
उसके बाद इब्न बतूता को देखते हैं लोग, इब्न बतूता के बारे में। इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला, यानी कि यात्रा वृत्तांत का नाम इसका क्या है, रेहला, स्वर प्रमुख है जो अरबी भाषा में रचित है। यह किस भाषा में रचित है, अरबी भाषा में। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। बाद में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भी भेजा। प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आधि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। लक्षण देखते हैं लोग सारे के, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल के लक्षण कौन कौन से हैं। तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। उसके बाद है आधि ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं परंतु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सके, यानी कि लिखित साक्ष्य है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। उदाहरण के तौर पर प्रागैतिहासिक काल के उदाहरण देखते हैं लोग। पाषाण काल है जो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। उसके बाद आधि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति को रखा जाता है। ऐतिहासिक काल पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों है, यानी कि पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। यह काल पुरातात्विक साहित्यिक तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर है। पुरातात्विक के साहित्यिक, यानी कि जो ऐतिहासिक काल है पुरातात्विक साहित्यिक तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर है। प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का कालक्रम 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड है। उसके बाद है मध्य पाषाण काल का 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल का कालखंड है 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,500 ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का कालखंड 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद है मध्य पूरा पाषाण काल। इसका कालक्रम 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक रखा गया है। उसके बाद है तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। इसे 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के कालखंडों में रखा गया है। पाषाण युग। भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को विद्वानों ने 3 कालों में विभाजित किया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण संस्कृति का उदय अभिनूतन प्लेस्टोसीन युग में हुआ है। किस युग में? प्लेस्टोसीन युग में हुआ है। इस युग में धरती बर्फ से ढकी हुई थी। भारतीय पूरा पाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप में जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहला क्या है? निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल 50 से लाख, सॉरी यहाँ पे लाख नहीं होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें पूरा पाषाण काल का अध्ययन करेंगे लोग। पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलस्रोत से प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल को उपकरणों में भिन्नता के आधार पर 3 कालों में विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल को देखते हैं हम लोग। इसके उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी सिंधु नदी की छोटी सहायक नदी है। सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल में पेबुल, चॉपर तथा चॉपिंग उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। पेबुल पत्थर के वे उपकरण होते थे जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते थे। उसके बाद है चॉपर बड़े आकार वाला उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता था। चॉपिंग देखते हैं लोग। चॉपिंग क्या होता है? चॉपिंग उपकरण द्विधारी होते हैं। चॉपिंग जो होते हैं वह द्विधारी होते हैं, अर्थात पेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छीलकर उनमें धार बनाई जाती है।
नर्मदा नदी घाटी में हथनोरा पुरास्थल से सर्वप्रथम मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हथनोरा पुरास्थल से नर्मदा घाटी में। उसके बाद दूसरा काल है मध्यपूरा पाषाण काल। इस काल में बहुसंख्यक कोर फ्लैग के तथा ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए हैं। फलकों की अधिकता के कारण मध्यपूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। मध्यपूरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है, तो फलक संस्कृति भी कहा जाता है। मध्यपूरा पाषाण काल में औजारों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। मध्यपूरा पाषाण काल के औजारों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। मध्यपूरा पाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र में नेवासा, झारखंड में सिंहभूम, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी अभी वर्तमान में, बेलन घाटी प्रयागराज, मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं तथा सोन घाटी गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में ब्यास, वानगंगा तथा सिरसा घाटियों आदि विविध पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है उच्चपूरा पाषाण काल। इस काल का प्रमुख पाषाणोपकरण ब्लेड है। ब्लेड पतले तथा संकरे आकार वाला एक पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दोगुना होता है। भारत में इस काल के उपकरण सोन घाटी मध्य प्रदेश में है, सिंहभूम झारखंड में है, जोगदाहा, भीमबेटका, रामपुर, बघेलान, बागौर मध्य प्रदेश, पटने, भदने तथा इनामगांव महाराष्ट्र में, रेनीगुंटा, वेमुला, कुर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में, सोरापुर दोआब कर्नाटक में है तथा बूढ़ा पुष्कर राजस्थान आदि से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखते हैं लोग मध्य पाषाण काल को। इस काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे। इस काल के यानी कि मध्य पाषाण काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया है। सर्वप्रथम CL करलाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण खोजे। इस काल के प्रमुख केंद्र बेतवा घाटी सोन घाटी मध्य प्रदेश में स्थित है, कृष्णा घाटी कर्नाटक, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र इत्यादि। इससे काल के यानी कि मध्य पाषाण काल के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो बेतवा घाटी, सोन घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी और नेवासा। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागौर राजस्थान से प्राप्त साक्ष्य पशुपालन को दर्शाते हैं। आदमगढ़ के और बागौर के साक्ष्य किसको दर्शाते हैं, तो पशुपालन को दर्शाते हैं। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका के शिलाश्रयों तथा गुफाओं से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। इन गुफाओं की खोज 1958 ईस्वी में VS से वाकनकर ने की थी। भीमबेटका गुहा शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका की गुफा है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। विंध्य क्षेत्र तथा ऊपरी एवं मध्य गंगा घाटी क्षेत्र मध्य पाषाणकालीन उपकरण दृष्टि से समृद्ध है। विंध्य क्षेत्र के मोहरना पहाड़, बगहीखोर, लेखैया स्थलों से लघु पाषाण उपकरण के साथ साथ कंकाल भी मिले हैं। लेखैया पुरास्थल से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त किए गए हैं। लेखैया पुरास्थल से कितने मानव कंकाल प्राप्त किए गए हैं, तो 17। इस काल में मानव अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाणकालीन स्थल सरायनहर राय से अस्थि एवं सिंह निर्मित उपकरण मिले हैं। महदहा से हड्डी एवं सिंह के उपकरण के अतिरिक्त आभूषण भी मिले हैं। उसके बाद नवपाषाण काल को देखते हैं लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जिसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। मेहरगढ़ की तिथि कब मानी जाती है, 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल के प्रमुख केंद्र यानी कि नवपाषाण काल के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूम झारखंड इत्यादि। नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम एवं गुफकराल से अनेक गर्तावास, मृदभांड एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं।
बुर्जहोम से गर्त आवास और मनुष्य के साथ साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम से गर्त आवास और मनुष्य के साथ साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद बिहार में है। चिरांदे में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। किसके हैं? हिरण के सींगों के हैं। कोल्डिवा प्रयागराज, अभी वर्तमान में कोल्डिवा कहाँ पे? प्रयागराज में है। कोल्डिवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नौपाषाणिक संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था वरन उत्पादक भी था। वह कृषि कर्म और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुका था। यहाँ पाए गए उपकरणों में कुल्हाड़ी, बांसुली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़े आदि प्रमुख हैं। उसके बाद है आदि ऐतिहासिक काल। पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के युग का प्रारंभ हुआ। इसी युग को आदि ऐतिहासिक काल या धातु काल कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति की गणना इस काल से की जाती है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड इस काल से संबंधित है, यानी किस काल से? आदि ऐतिहासिक काल से। उसके बाद ईसा पूर्व या ईस्वी को समझते हैं लोग, यह क्या होता है? वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्मवर्ष से कल्पित पर आधारित है। अभी जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं लोग, उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर कहा जाता है, जो किस पर आधारित होता है? तो ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। इसमें वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। इसमें वर्षों की गिनती कैसे होती है? जैसे 100 ईसा पूर्व के बाद 80 ईसा पूर्व आता है, उसके बाद 70 ईसा पूर्व आता है, इस तरह गिनती की जाती है। ईसा मसीह की जन्मतिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी या सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ई लिखा जाता है, यानी कि ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एनो डोमिनी में लिखा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट होता है। उसके बाद है ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ। इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के उपकरण औजार प्रयोग करने लगा था। इसी कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल या कैल्कोलिथिक कहते हैं। ताम्र पाषाण काल को क्या कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा था। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ कृषक के ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। इस काल की प्रमुख संस्कृतियाँ हैं, उन्हें देखते हैं लोग। इस काल की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों को देखते हैं लोग। तो सबसे पहले देखने को मिलता है हम लोग को बनास या आहार संस्कृति, जो राजस्थान में देखने को मिलती है। बनास या आहार संस्कृति कहाँ पाई गई थी? तो राजस्थान में। प्रमुख स्थल आहार या बालाथल तथा गिलुंदी। आहार को ताम्रवती भी कहा जाता है। आहार को क्या कहा जाता है? ताम्रवती भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तांबा मिलता था। इस संस्कृति का कालक्रम 2100 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। आहार के लोग किस घरों में रहते थे? तो पत्थर के बने घरों में रहते थे। गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया। गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है। यहाँ से पक्की ईंटों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से तांबे की बनी कुल्हाड़ी, चूड़ियाँ तथा चादरें प्राप्त हुई हैं। उसके बाद है कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति कहाँ देखी गई थी? तो मध्य प्रदेश में। प्रमुख स्थल कायथा तथा एरन। कायथा के मृदभांडों पर प्राग हड़प्पन या हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ से एस्टेटाइट और एक कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं। कायथा संस्कृति से एस्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं। उसके बाद ये नोट में दिया गया है एरन अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरन अभिलेख से सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं। अभिलेखीय साक्ष्य सती प्रथा के सबसे पहले कहाँ किस अभिलेख से मिले हैं? तो एरन अभिलेख से मिले हैं। उसके बाद है मालवा संस्कृति। इसका प्रमुख स्थल देखते हैं लोग, तो कायथा, एरन तथा नौदा टोली था।
मालवा मृदभांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते थे। मालवा का जो मृदभांड था वह अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता था। नौदा टोली से विभिन्न कृषि फसलों के साक्ष्य भी मिले हैं। जोरवे संस्कृति, ये भी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में थी। जोरवे संस्कृति कहाँ पाई गई थी? तो महाराष्ट्र में प्रमुख स्थल जोरवे, नेवासा, दायमाबाद तथा इनामगांव। दायमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली है। यह हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखलाती है। यहीं से गेंडा, हाथी, भैंसा तथा रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति भी मिली है। इनामगांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनामगांव ताम्रपाषाण युग की क्या थी? एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी। 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के विलुप्त होने का कारण बहुत कम वर्षा या सूखा था। उसके बाद दिया गया है किस किस काल में कौन कौन से स्थल हैं, उस काल से कौन कौन से स्थल संबंधित है और वहाँ से कौन कौन से उपकरण या उसकी विशेषताओं के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं लोग निम्न पुरापाषाण काल संस्कृति के लक्षण, यानी कि निम्न पुरापाषाण काल के संस्कृति था वहाँ का लक्षण क्या था। सल के गणासा खंडक उपकरण संस्कृति। और प्रमुख स्थल देखते हैं लोग निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित, तो पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। उसका महत्व, उपकरण एवं विशेषताएं। हस्त कुठार, निम्न पुरापाषाण काल के महत्व में हस्त कुठार एवं वटिकास्म उपकरण होमोइरेक्टे अस्थि अवशेष नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल फलक संस्कृति। इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। फलक संस्कृति और लक्षण क्या था? फलक के आकार में थे। और प्रमुख स्थल में नेवासा महाराष्ट्र में, डिंडवाना राजस्थान में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, बांकुड़ा पुरुलिया पश्चिम बंगाल में स्थित है। इससे मध्यपाषाण काल से संबंधित स्थल हैं। फलक यहाँ से कौन कौन से उपकरण मिले हैं? तो फलक, बेदिनी, खुरचनी, भीमबेटका से गुफा चित्रकारी मिली है। उच्च पुरापाषाण काल अस्थि खुरचनी एवं दक्षिणी संस्कृति के लक्षण थे। बेलन घाटी, छोटा नागपुर, पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के आंध्र प्रदेश, यहाँ से संबंधित क्षेत्र थे उच्च पुरापाषाण काल से। प्रारंभिक होमो सैपियंस मानव का काल हार्पून फलक व हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ से? उच्च पुरापाषाण काल से। मध्यपाषाण काल सूक्ष्म पाषाण संस्कृति यहाँ के लक्षण थी। आदमगढ़, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, बागौर राजस्थान, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से संबंधित स्थल हैं। सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की तकनीक का विकास, अर्धचंद्राकार उपकरण, इकधार फलक, अस्थायी निवास का साक्ष्य पशुपालन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति। इसके लक्षण क्या थे? पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति। बुर्जहोम और गुफकराल कश्मीर, लंगनाज गुजरात में है, दमदमा कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में है, चिरांद बिहार, पोचमपल्ली तमिलनाडु में, मास्की कर्नाटक में स्थित है। ये सब नवपाषाण काल से संबंधित स्थल हैं। प्रारंभिक कृषि संस्कृति, कपड़ा बुनना, भोजन पकाना, मृदभांड निर्माण, मनुष्य अस्थायी निवासी बना, पाषाण उपकरणों की पॉलिश शुरू, पहिया अग्नि का प्रचलन, ये सब विशेषताएं नवपाषाण काल का है। उसके बाद देखते हैं लोग महापाषाण काल क्या होता है। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। पत्थर की कब्रों को महापाषाण कहा जाता है। पत्थर की कब्रों को क्या कहा जाता है? तो महापाषाण कहा जाता है। इन कब्रों में मानवों को दफनाया जाता था। महापाषाण काल से संबंध लोग साधारणतः पहाड़ों की ढलान पर रहते थे। दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी। यहाँ की कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल तथा पत्थर व सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है महापाषाण काल में आंशिक समाधान की पद्धति भी प्रचलित थी, जिसके तहत शवों को जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। ब्रह्मगिरी आदि, चन्नलूर, मास्की, चिंगलपत्तू, नागार्जुनकोंडा आदि इसके प्रमुख समाधान केंद्र हैं। महापाषाण कालीन लोग धान के अतिरिक्त रागी की खेती भी करते थे। रागी बोल दिए हैं। महापाषाण कालीन लोग धान के अतिरिक्त रागी की खेती भी करते थे। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच किया है। उसके बाद है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अभ्यास प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं लोग। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा जैन ग्रंथ है? जैन ग्रंथ के बारे में पूछ रहा है हम लोग से। तो इसका पहला नेतिवकरण
नहीं होगा, यानी कि इसमें आंसर क्या होगा, केवल 2 और 4। परिशिष्ट परवन जैन ग्रंथ है और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, ये दोनों क्या है, जैन ग्रंथ हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम करा रहे हैं, ये अदर जैसे 5th एडिशन हो या 4th एडिशन हो, उसमें ये क्वेश्चन नहीं मैच करेंगे, लेकिन जो कंटेंट दिया गया है सब्जेक्टिव टाइप का, वो कंटेंट मैच करेंगे। लेकिन कोई भी एडिशन आता है तो उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बदले जाते हैं, बुक्स का जो कंटेंट होता है वो नहीं बदला जाता है। तो दिया गया यहाँ पे ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण, और पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पे सही सुमेलित पूछ रहा है, तो चंद्रकेतुगढ़ और गणेश्वर, ये दोनों सुमेलित है, यानी कि चंद्रकेतुगढ़ से टेराकोटा कला संबंधित है और गणेश्वर से ताम्र कलाकृतियाँ संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 सुमेलित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पाई जाती है, अजंता में है। कहाँ पे है, अजंता में। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देख लेते अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा था। तो BS से वाकनकर ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो बागौर से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा C नंबर। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखैया से। कहाँ से, लेखैया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से, तो दमदमा से निकले हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यह महदहा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, महदहा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ। लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ था, तो हम लोग पीछे पढ़े हैं लोग 1000 ईसा पूर्व से। यहाँ पे 1000 ईसा पूर्व नहीं दिया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियंसी किसने लिखी है। इस पुस्तक को किसने लिखी है, तो यह जो पुस्तक है अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लिखी गई। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक तो नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई होना चाहिए। जब वे BPSC का 64वीं BPSC का एग्जाम हुआ था तो इस तरह के क्वेश्चन आते थे, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि 5वां ऑप्शन भी दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, चीनी यात्री सुंगियुन ने भारत यात्रा की थी। कब की थी, तो 1515 ईस्वी से लेकर 1520 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। भीमबेटका कहाँ स्थित है। भीमबेटका कहाँ है, तो अब्दुल्लागंज रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो बुर्ज होम से यह साक्ष्य मिला है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिलता है, नर्मदा घाटी से मिलता है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। यानी कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है किसके अंतर्गत अपना कार्य करता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत यह अपना कार्य करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन है, कथन 1 और कथन 2। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का
प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो कथन पहला दे रहा है कि इस प्राचीन समाजों के अभिजात्य विशिष्ट वर्ग, अभिजात का यानी कि मतलब क्या होता है, विशिष्ट वर्ग के परिवारों के बारे में इतिहासवेत्ता अधिकतर अभिलेखों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। कथन दूसरा है कि सातवाहन अभिलेख प्रायः एक प्राकृत पद पुत्र से पूर्णतः या समाप्त होते हैं, जिसका अर्थ बेटा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कथन एक सही है, किंतु कथन दो क्या है, यह गलत है। कथन दो गलत है, इसका सही आंसर यही होगा। कथन एक सही है और कथन दो गलत है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? तो बुद्ध की पूर्ण जीवनी है ललित विस्तार या बुद्ध की पूर्ण जीवनी की व्याख्या करता है। उसके बाद है संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के रचयिता हैं। यहाँ पे उत्तरमाला दिया गया है, आप लोग उत्तरमाला क्वेश्चन से मैच कर सकते हैं लोग। इसी तरह हम लोग वीडियो यानी कि एक लेसन एक वीडियो में सेपरेट वीडियो बनाकर आएगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसका एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से रहेगा।